मिडिल ईस्ट की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। बहुत सारी खबरें हैं, सारी खबरों को इत्मीनान से बैठकर सुनिएगा, क्योंकि हम भी आपको इत्मीनान के साथ ही सारी खबरें बताएंगे। पहली खबर लाल सागर से आ रही है। लाल सागर के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि रूस के कई सारे युद्धपोत लाल सागर के अंदर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रूस का प्रशांत बेड़ा, जिसमें कई सारे युद्धपोत मौजूद हैं, लाल सागर में एंटर हो चुका है और बहुत तेजी के साथ उस इलाके में बढ़ रहा है जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत पहले से ही मौजूद हैं और वो यमन के हुतीस के ऊपर वहां से हमले कर रहे हैं। रूस के इन युद्धपोतों का प्रशांत बेड़ा भी यमन के उन्हीं तटों की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और हो सकता है कि वहां पर जाकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के युद्धपोतों के साथ कोई ना कोई टकराव हो जाए। वैसे रूस शायद ये कहकर उतार रहा है अपने युद्धपोतों को कि वो अपने जहाज़ों की हिफाजत करेगा यमन के हुतीस के हमलों से, लेकिन दोस्तों हुतीस और रूस के बीच पहले ही समझौता इस बात को लेकर हो चुका है, साथ में चाइना का भी, कि लाल सागर से गुजरने वाले चाइना और रूस के किसी भी जहाज पर हुतीस हमला नहीं करेंगे। समझौता तो इन लोगों के बीच पहले हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि रूस यमन की वजह से लाल सागर में अपने युद्धपोतों को उतार रहा है। उस तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं रूस के युद्धपोत, जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत पहले से ही मौजूद हैं और वो यमन के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि लाल सागर के अंदर कुछ हलचल बढ़ने वाली है। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल दूसरी खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया के ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। कब्जा वहां पर भी इजराइल करना चाहता है और सीरिया के ऊपर हमले इसलिए करता है क्योंकि सीरिया का जो गोलान हाइट्स है वहां पर इजराइल पहले ही कब्जा करके बैठा हुआ है। सीरिया सरकार कई बार कह चुकी है कि हम गोलान हाइट्स को आज़ाद कराने के लिए इजराइल के साथ जंग लड़ने को तैयार हैं, इसीलिए सीरिया के ऊपर इजराइल हमला करता रहता है। कल एयर स्ट्राइक की है और ये एयर स्ट्राइक छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। इजराइल की वायुसेना ने सीरिया के एलेप्पो में बहुत सारे हवाई हमले किए, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई। ये 33 लोग सीरिया के कुछ आम लोग थे, साथ ही साथ सीरिया की आर्मी के भी कुछ जवान इन हमलों में मारे गए हैं। 33 लोग कुल मिलाकर मारे गए हैं। दोस्तों, जिस वक्त इजराइल की वायुसेना सीरिया के अंदर हमले कर रही थी, उसी बीच सीरिया के इदलिब में एक आतंकी संगठन है और इस संगठन को पूरा अमेरिका का समर्थन रहता है। इस आतंकी संगठन ने भी मौके का फायदा उठाते हुए सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए बहुत सारे हमले सीरिया के ऊपर कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ऊपर से हमले कर रही थी, उन्हीं हमलों के बीच में उस आतंकी संगठन जिसको अमेरिका का पूरा समर्थन वहां पर मौजूद है, उसने भी इजराइल के इदलिब में हमले शुरू कर दिए। सीरिया के अंदर कई सारे आतंकी संगठन हैं और इन आतंकी संगठनों को कहा जाता है कि अमेरिका का बहुत बड़ा समर्थन है। अमेरिका के कहने पर बहुत सारे हमले ये मिडिल ईस्ट में करते रहते हैं, तो कई सारे ड्रोन एक साथ इन्होंने सीरिया के ऊपर लॉन्च किए। दुनिया में सीरिया एक ऐसी जगह है ना, जहां पर कदम कदम पर आपको यह पता नहीं होता है कि कहां पर बम बिछा है, कहां से बम आकर गिर जाएगा। सीरिया एक बहुत खतरनाक जगह है दुनिया की, और इसको खतरनाक किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों ने ही बनाया है। सारे आतंकी वहीं पर पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि वहां से हर देश में अटैक करना बहुत आसान हो जाता है और सबको ज्यादातर पनाह और समर्थन और पैसा अमेरिका देता है। दोस्तों, बड़ी खबर जॉर्डन से आ रही है। जॉर्डन के मुसलमान अब जाग चुके हैं। जॉर्डन के मुसलमानों से गाजा का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने देश के अंदर इजरायली एम्बेसी को घेरना शुरू कर दिया। 4 दिन पहले आपको खबर दे चुका हूं, ये वाली मैंने आपको बताया था कि इजराइल की एम्बेसी को बहुत सारे जॉर्डन के लोगों ने घेरा था, जिसके बाद जॉर्डन की पुलिस ने, सेना ने उनको भगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। लगातार चौथे दिन भी 4 दिन जॉर्डन के लोगों ने इजरायली एम्बेसी को घेरकर नारेबाजी की है। नारे लगाते हुए कहा, वहां कोई दूतावास या मंत्री नहीं है, बाहर निकलो सुअर। इस तरह के नारे लगाते हुए, खंजीर बाहर निकलो। इजरायली दूतावास के सामने इस तरह के नारे लगाते हुए हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है और ये अब रोज का हो चुका है। लोगों की मांग है कि इजरायली एम्बेसी को यहां से बंद करें और इसको यहां से भगाएं, लेकिन जॉर्डन की सरकार है कि टस से मस भी नहीं हो रही है। दोस्तों, 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर और दी थी कि साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से अर्जेंट याचिका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर की थी। साउथ अफ्रीका ने कहा कि आपने भाई 26 जनवरी को जो फैसला सुनाया था, इजराइल को जो आदेश दिया था, इजराइल ने आपकी बात नहीं मानी है और लगातार गाजा के अंदर वो हमले किए जा रहा है। आप उसको एक सख्त आदेश फिर से जारी करें।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अब इस पर अपना आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश की कॉपी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा गया है कि हमारा जो 26 जनवरी का आदेश था, उसी आदेश को हम एक बार फिर से दोहराते हुए इजराइल को सख्त चेतावनी देते हैं कि इजराइल मानवीय सहायता के बीच रोड़ा ना बने। गाजा के अंदर मानवीय सहायता को आने की इजराइल इजाजत दे। इजरायली सेना गाजा के अंदर आ रही मानवीय सहायता को रोकने की कोशिश ना करे। इस तरह का आदेश एक बार फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से दे दिया गया है। लेकिन क्या इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश इजराइल मानेगा? साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ने यह कहा है कि हम ये जो आदेश दे रहे हैं, इसके 1 महीने के बाद आपको फिर से जवाब देना पड़ेगा इजराइल, क्या आपने हमारे आदेश का पालन किया है या नहीं किया है। ये क्या तमाशा चल रहा है दोस्तों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। 26 जनवरी को जो फैसला सुनाया था इंटरनेशनल कोर्ट ने, तब भी यही कहा था कि 1 महीने के बाद आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आपने गाजा के अंदर क्या क्या किया, हमने जो आदेश दिए उसका कितना पालन किया। लेकिन 1 महीने के बाद इजराइल ने क्या रिपोर्ट दी, क्या फैसला हुआ, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। और एक बार फिर से वही आदेश दोहरा दिया है जो 26 जनवरी का था, और फिर कह दिया है कि 1 महीने का हम आपको वक्त देते हैं, 1 महीने के बाद फिर आपको हमें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ये चल क्या तमाशा रहा है भाई? किस लिए बना रखे हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट? किस लिए बना रखे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जब अमेरिका और इजराइल जैसे देश किसी की बात ही नहीं मानते? मेरे दोस्तों, ये जितने भी कोर्ट हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं दुनिया भर की, इस जंग से पहले इनके बारे में हमने बहुत सुना था कि ये किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती हैं, लेकिन किसी की कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं यहूदियों की, अमरीकियों की गुलाम बनी हुई हैं। इन अदालतों में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इन्हीं में से हैं, और ये अदालतें सिर्फ और सिर्फ इनके दुश्मनों के लिए खुली हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, 500 बच्चे वहां पर मारे गए हैं अब तक। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तुरंत व्लादिमीर पुतिन का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, और अभी भी अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। व्लादिमीर पुतिन अगर किसी भी नाटो देश में पहुंच जाता है तो वहां पर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे तुर्की में गया था, लेकिन तुर्की ने कह दिया था कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, इसलिए वहां पर गया था। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के जो दुश्मन हैं, उनके लिए तो ऑर्डर सख्त वाला फौरन लागू कर दिया जाता है, लेकिन इनके खिलाफ कोई ऑर्डर आता है तो वो यहूदी विरोधी कार्रवाई हो जाती है। फिलहाल इन संस्थाओं से, इन अदालतों से उम्मीद करना बेवकूफ़ी ही होगी। सबसे बड़ी अदालत वही है, और इंसाफ भी वहीं से होगा। आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।